हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से इस सीरीज को मैं इस चैनल पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको इस सीरीज के सारे पुराने एपिसोड एनिमे वाई चैनल पे मिल जाएगा और अब से ये सीरीज इसी चैनल पे आएगी, इसलिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले। तो पिछले पार्ट में किंगजू ने जिन को उसके पास के बारे में बताया था कि किस तरह से अर्थ पर बड़े बड़े स्टोन गिरना शुरू हुए थे, जिसकी वजह से जिन के पेरेंट्स मारे गए। अब अपनी पुरानी मेमोरीज को पाकर यहाँ जिन खुद को खत्म करना चाहता था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाया, इसलिए वो बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करता है। हालांकि डिनकुन उसे उस फॉर्मेशन से तो बचा लेती है, लेकिन वो उस रियल्म को नहीं बचा पाती है जिसे किंजू ने क्रिएट किया था, और वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। यहाँ डिनकुन और जिन दोनों ही पोर्टल के थ्रू वहाँ से बाहर आ गए थे। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम यहाँ आजकल के मेन हॉल के बाहर आते हैं, जहाँ अभी वही एनर्जी फैल रही थी जो कि जिन के उस सीक्रेट रियल्म को डिस्ट्रॉय करने की वजह से रिलीज हुई है। यहाँ इस एनर्जी की वजह से अभी आजकल का भी मेन हॉल इफेक्ट हो रहा था। इस वजह से उसे अपने मेन हॉल के आसपास अपनी एनर्जी से बना हुआ एक बैरियर क्रिएट करना पड़ता है जो उस एनर्जी को रोक पाए। वैसे इस दौरान वहाँ दूसरी तरफ सिटी में अभी भी अर्थक्वेक्स आ रहे थे। साथ ही सिटी के लोग नोटिस करते हैं कि जो डिवाइस कौन पास हुआ है और कौन फेल उस बारे में बताता था, वो भी अजीब सा रिएक्ट कर रहा है और उसके अंदर से भी कोई मिस्टीरियस एनर्जी रिलीज हो रही है। हालांकि अब इसके बाद हम यहाँ वापस जिन और डिनकुन के पास आते हैं। अभी यहाँ पर वो दूसरा जज उनसे कह रहा था कि तुम दोनों ने सीक्रेट रियल्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये बहुत बड़ी गलती है। इस पर डिनकुन कहने लगती है कि मेरे मास्टर ने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो सिर्फ उस स्पिरिट को आजाद किया है। जिस पर वो जज कहता है कि यही तुम्हारी गलती है, क्योंकि 9 स्टार रियल्म आपस में कनेक्ट है और किसी भी रियल्म को डिस्ट्रॉय करने की वजह से वहाँ की एविल एनर्जी रिलीज हो जाती है, और एविल लॉर्ड जो कि इस एनर्जी से बना हुआ है उसे खत्म करना हमारे लिए नामुमकिन है। हम अकेले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वैसे इसके बाद अब वहाँ अपने पास का एक सिग्नल छोड़ते हुए उस एनर्जी को रोकने लगता है और कहता है कि जब तक बाकी जज यहाँ नहीं आ जाते तब तक हमें इस एनर्जी को रोकना होगा। अब ये सुनकर डिनकुन भी उसकी मदद करने लगी थी, लेकिन वहाँ उनकी एनर्जी काफी नई थी। इस वजह से सामने बने उस बैरियर पर क्रैक आने लगते हैं। हालांकि अभी जिन उस एनर्जी के बीच दो आंखों को देखता है। एविल लॉर्ड इनविजिबल है क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी से बना हुआ है। इसी वजह से जिन उसे देखते हुए अभी भी कह रहा था कि क्या यही वो लॉर्ड है जिसने मेरी अर्थ को डिस्ट्रॉय किया था। और इतना कहते हुए वो आगे बढ़कर पहले उस बैरियर को वापस से रिस्टोर करता है और इसके बाद अब उस एविल लॉर्ड से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। हालांकि अभी वो जज जिनको समझा रहा था कि एविल लॉर्ड को हराना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हेवन और अर्थ का ऑरा है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे अब तभी एविल लॉर्ड वहाँ से जिन पर हमला करता है। यहाँ उसकी पावर की वजह से अभी जिन के बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन जिन की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से कम हो इसके पहले ही वो यहाँ हवा में आते हुए रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहता है भले ही लॉर्ड क्यों ना हो, लेकिन आज ही मेरे हाथों से मारा जाएगा। वैसे अभी जिन अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड को सीधा एविल लॉर्ड की तरफ भेजता है और फिर तलवार के टकराते ही एविल लॉर्ड के बॉडी पर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ फिर से एक और एनर्जी फैल जाती है। लेकिन अब एविल लॉर्ड मारा जा चुका था। यहाँ डिनकुन और वो जज दोनों ही जिन की तरफ भागते हुए आते हैं। डिनकुन जिन से पूछती है कि आप ठीक तो हो, जिस पर जिन कुछ भी कहे इसके पहले ही उन तीनों को टेलीपोर्ट कर लिया जाता है। टेलीपोर्ट होकर ये लोग चेन युआन पेविलियन नाम की जगह पर आ चुके थे, जहाँ यिंग जी इनका इंतजार कर रहा था। वैसे वहाँ पहुँचते ही वो जज यिंग जी से कहता है कि मास्टर वो रियल्म जिन ने डिस्ट्रॉय की थी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन यिंग जी उसी के सर पे मारते हुए कहता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि क्या गड़बड़ी हो रही है, तुमने इतनी देर से सिग्नल क्यों भेजा, क्या तुम सो गए थे। वैसे अब यिंग जी जहाँ जिन और डिनकुन को बताता है कि ये जगह चेन युआन पेविलियन है और यहाँ पर 9 स्टार रियल में जो भी गड़बड़ी होती है या फिर जो भी बड़े डिसीजन लिए जाने होते हैं वो यहीं लिए जाते हैं। वो बताता है कि यहाँ के जज का नाम डुगु है। वो खुद अभी जिन और डिनकुन से आकर मिलेगी। वैसे अब तभी डुगु वहाँ पर आती है। वो यहाँ जिन को देखकर मन में सोच रही थी कि शायद मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन तभी वो दूसरा जज यहाँ डुगु की तरफ भागने लगता है, लेकिन डुगु उसे अपनी एनर्जी से दूर हटा देती है। वैसे अभी वो यहाँ जिन की तरफ देख रही थी। इसी वजह से डिनकुन पूछती है कि तुम मास्टर की तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो, जिसके बाद अचानक ही वो जिन की तरफ अपनी एनर्जी रिलीज करती है। अभी डिनकुन को इस चीज पर गुस्सा आ रहा था। वो तो लड़ने के लिए भी तैयार थी, लेकिन जिन उससे कहता है कि ये बस उस रियल्म को पास करने का रिवॉर्ड हमें दे रही है। वैसे उस एनर्जी की वजह से अब जिन के बाल फिर से ब्लैक हो चुके थे और उसके हॉर्न भी ग्लो करने लगे थे। इसका मतलब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से लौट आई है। वैसे अब जज डुगु कहती है कि तुमने एक पूरे रियल्म को डिस्ट्रॉय किया है जो कि गलत है, लेकिन तुमने उस एविल लॉर्ड को
भी खत्म किया, जो कि शायद दूसरे सभी रियल्म को भी डिस्ट्रॉय कर देता। इसलिए अब ये चीज बैलेंस होती है। इस वजह से इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे पास पावर है, लेकिन तुम कभी भी डिसीजन लेने से पहले सोचते नहीं हो। हालांकि इस पर जिन कहता है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर मैं तब वो डिसीजन नहीं लेता तो मुझे चैनयुआन पैलेस जैसी जगह देखने को कैसे मिलती। अब ये चीज डुगो को ज्यादा पसंद नहीं आती है, इसलिए वो यहाँ यिंगजी के पास आकर कहने लगती है कि अगली बार से आप किसी कल्टीवेटर को यहाँ मत लाना, आप अकेले यहाँ जरूर आ सकती हो। इस पर यिंगजी बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने यहाँ लेकर आया, लेकिन अब काम हो चुका है, इसलिए मुझे चलना चाहिए। और इतना कहते हुए वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद डुगो उसे उसके हार्डवर्क के लिए थैंक्स कह रही थी और मास्टर कहकर बुला रही थी। ये चीज यहाँ डिनकुन और जिन को भी बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि उन्हें पहले लग रहा था कि डुगो शायद इनकी सीनियर है। वैसे इसके बाद अब डुगो इनके पास आकर इन्हें एक स्क्रॉल दिखाती है जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, जो कि ये अपनी एनर्जी से रीड कर लेते हैं। बाद में डुगो उस स्क्रॉल को हटाते हुए इन्हें वापस भेजने लगी थी, लेकिन जाने से पहले यहाँ जिन पूछता है क्या डीमन हंटर स्क्वाड का लीडर लिन जिन अभी भी यहाँ पर है, जिस पर डुगो कहती है नहीं, हम इस तरह के लोगों को यहाँ ज्यादा देर रहने नहीं देते, उन्हें उनके पनिशमेंट देकर भेज दिया जाता है और अब तक शायद वो फिर से रिइनकार्नेट भी हो चुका होगा। इसके बाद अब यहाँ अपनी एनर्जी से इन्हें वापस टेलीपोर्ट करने से पहले डुगो कहती है कि तुम लोग फिर से इस तरह की मिस्टेक मत करना, वरना फिर मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी और तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि ली जिन और बाकियों का हुआ था। इस पर जिन कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है ये डिसाइड मैं खुद करता हूँ। और बस इतना कहते ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस यहाँ सिटी में आ चुके थे। यहाँ भी आगे बढ़ते हुए जिन डिनकुन से कह रहा था कि क्या मैं स्ट्रॉन्ग बनकर अर्थ पर फैले हुए एविल एनर्जी को रोकते हुए सभी की जान बचा सकता हूँ, जिस पर डिनकुन कहती है कि मैं नहीं जानती। हालांकि वो बोल रही थी कि जब मैं टैबू स्टेज पर थी तब मैं जो करना चाहूँ वो कर सकती थी, लेकिन अब तो मैं बहुत कमजोर हूँ, आपको भी मैं यूजलेस लगती होंगी। इस पर जिन कहता है तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, अभी कुछ दिन पहले जब मेरी मेमोरीज नहीं थी तो मैं यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर था, लेकिन मैं आज स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने ही मुझे अपनी पावर याद दिलाया है और इन्हीं पावर की वजह से अभी अभी एक एविल लॉर्ड को खत्म करके आ रहे हैं। जिस पर डिनकुन कहती है हाँ ये बात आपकी सही है, और वैसे भी वो लॉर्ड था, लेकिन फिर हमने उसे हरा दिया, मतलब हम कमजोर नहीं है। अब इस पर जिन कहता है हाँ तुमने सही कहा। अब इसके बाद वो उसके गाल खींचने लगता है, जिस पर डिनकुन को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। अब तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस आइस गर्ल के मेन हॉल पर आते हैं, जहाँ अभी वो अपनी एनर्जी से बैरियर क्रिएट करते हुए उस एविल एनर्जी को आने से रोक रही थी, लेकिन अब अचानक ही वो एविल एनर्जी अपने आप ही रुक जाती है, जिसके बाद अब आइस गर्ल भी रुक गई थी। पर तभी वो वहाँ पीछे लू को नोटिस करती है। अब लू उससे कहता है कि ये सब जरूर जिन की वजह से हो रहा है। हालांकि अब इस बारे में कुछ भी बात न करते हुए आइस गर्ल कहने लगती है कि तुम्हें तो पनिशमेंट मिली थी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि पनिशमेंट मिलने के बाद एक जज दूसरे जज से ना मिल सकता हो। इस पर आइस गर्ल बोलती है कि फिर मुझे भी तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा कि एक हाई लेवल का जज एक लोअर लेवल के जज के सामने करता हो। इस पर लू कहने लगता है कि नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्योंकि हम जज कल्टीवेटर के हॉर्न से अपना पावर बढ़ाते हैं और ऐसा ही करके हम 9 स्टार रियल्म से निकल पाएंगे, लेकिन तुम जिनसे कुछ ज्यादा ही क्लोज हो चुकी हो, इसलिए मुझे डर है कि कहीं तुम कोई मिस्टेक न कर दो। इस पर आइस गर्ल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे का काम आ रहे हैं इसलिए साथ है। इस पर लू कहने लगता है कि इसका मतलब अगर मैं जिन के खिलाफ कुछ प्लानिंग करूँ तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अब तभी ये बात वहाँ जियाजू ने सुन ली थी। वो तुरंत ही अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें जिन के खिलाफ कुछ भी प्लान नहीं करने दूंगी। अभी वो हमला करने ही वाली थी, इस वजह से लू उसे अपनी एनर्जी से रोक लेता है और यहाँ वो अपने किसी दूसरी एनर्जी का यूज करते हुए जियाजू को किसी दूसरे रियल में टेलीपोर्ट कर रहा था। उसे ऐसा करने से आइस गर्ल रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती है, जिसके बाद जियाजू एक दूसरे रियल में आ चुकी थी। हालांकि अब उसे बचाने के लिए यहाँ आइस गर्ल भी रियल की तरफ बढ़ती है, जो देखकर लू कहता है कि तुम जानती हो हम जज को ऐसे किसी रियल में एंटर करने की परमिशन नहीं है, इसके लिए हमें पनिशमेंट मिल सकती है। जिस पर आइस गर्ल कहती है कि मैंने जिनसे प्रॉमिस किया था कि मैं जियाजू को कुछ भी नहीं होने दूंगी, इसलिए मुझे उसे बचाना होगा। और बस इसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसे रियल में चली जाती है जहाँ जियाजू गई थी और फिर ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।